नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव फिर से अपना एक नया वीडियो लेके आई हूँ अपनी सीरीज़ में पार्ट 3, जो कि वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट की पार्ट 3 है, जिसमें हमने एयरवेज़। इससे पहले बच्चों शायद आपको याद होगा, अगर आपने देखी भी है मेरी स्लाइड्स, मेरे वीडियोस, तो आपने लाइक भी किए होंगे और समझ में भी आया होगा। उनसे रिलेटेड जो क्वारीज़ है वो भी आप पूछ सकते हैं जब भी चाहें, ठीक है। और सड़क है, रेल मार्ग है, इनके बारे में आपने इंटरनेशनल एयर रूट्स को पढ़ा है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट में एयरवेज़, जो कि सबसे महंगा साधन है ट्रैवलिंग में। एयरवेज़ वायु मार्ग, ठीक है। आप सब आसमान की ओर देखते हैं तो हवाई जहाज़ निकलते हुए जाते हैं। ये हवाई जहाज़ आपको लगता होगा कि काफ़ी वो हैं, काफ़ी चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परिवहन है, वायु परिवहन, ये सर्वाधिक तीव्र गति वाला होता है और साथ ही बहुत महंगा परिवहन का साधन है। इनमें कार्गोज भी होते हैं, सामान भी जाता है और यात्री भी सफ़र करते हैं। तो आइए आज इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसा आपको पता है कि वायु परिवहन सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। आपने देखा, हम फ़्लाइट्स कब पकड़ते हैं? हमारी इमरजेंसीज़ होती है, हमें जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचना होता है, तो हम ज़्यादातर फ़्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी आरामदेह भी होती है और जल्दी से जल्दी हमें अपने स्थान पर पहुंचा देती है। आवागमन का सबसे तीव्र साधन जो है वो ये वायु मार्ग होते हैं। बच्चों, इन वायु मार्गों के लिए भी कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना। मैंने वैसे तो रेल तथा जल मार्गों की तरह निश्चित और बंधे हुए नहीं होते इनके जो कारक है, लेकिन फिर भी अपने हित की दृष्टि से सदाई वे भूमि की बनावट और प्रकाश स्तंभ तथा महावृत्तीय मार्ग का अनुसरण करते हैं। इन मार्गों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बच्चों? सबसे पहला है जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। आपको पता है क्लाइमेट तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पार्ट है किसी भी एस्पेक्ट का। वायु परिवहन में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। उष्णकटिबंधीय में जलवायु संबंधी दशाओं से प्रादेशिक तथा मौसमी अंतर होता रहता है, किंतु साधारण रूप से जो हवाई जहाज उड़ान के लिए बढ़ते हैं उनमें अच्छी समझी जाती है वो है शीतोष्ण मार्गों में वायु की दशा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अतः हवाई उड़ान के लिए वायु की दशा बहुत ही प्रतिकूल होनी चाहिए। तेज पवनों, घनी वर्षा और बर्फीले तूफानों का हवाई मार्गों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे वायुयान का उड़ना कठिन तो होता ही है, असंभव भी हो जाता है। कभी कभी दुर्घटनाएं होने लगती हैं, इनका अंदेशा ज़्यादा होने लगता है। स्वच्छ नीला आकाश और शुष्क वायु ही इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, वो अनुकूल होती है। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि शुष्क वायु की उपस्थिति के उपरांत भी मरुस्थलों के तापमान में परिवर्तन शीघ्रता से होता है। अतः यह वायु मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मरुस्थलों की भांति घने जंगलों को भी वायु मार्ग से बचाया जाता है। वैज्ञानिक उन्नति ने प्रत्येक ऋतु संबंधी तत्वों का विजय प्राप्त कर ली है और रेडियो द्वारा संचालन होने से वायुयानों को धुंध, कोहरा अथवा अंधेरे का डर भी नहीं रहता है। प्रत्येक हवाई अड्डे पर उन क्षेत्रों की वायु धाराओं, कोहरे आदि को मानचित्र द्वारा दिखा करके वायुयान उड़कर जाने लगते हैं। अस्तु रडार का प्रयोग जहाज की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में किया जाता है।
इससे वायुयान की ऊंचाई और अन्य वस्तुओं की सामीप्य का पता लगाया जाता है। तो ऋतु बताने वाले स्टेशनों को वायुमंडल संबंधी दशाओं की सूचना होना अति आवश्यक होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट में यद्यपि वायुयान तो हवा में उड़ते हैं, भूमि पर तो होते नहीं हैं, फिर भी भूमि की बनावट का वायुयान पर परिवहन पर प्रभाव पड़ता है। आपने अभी कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ में सुना होगा कि केरल में कैसे एक हादसा हुआ था कि हवाई जहाज गिर गया था लैंड करते करते। तो वो भूमि की बनावट के कारण ही उसका स्टॉपेज वो नहीं था और वहाँ दलदली मिट्टी थी। अब कारण और भी रहे होंगे, लेकिन हम हमारी भौगोलिक दृष्टि को रखते हुए ये बात चर्चा में कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए एक अच्छा मैदान होना चाहिए जो कि रनवे का काम करता है, जिसका धरातल सुदृढ़ तथा समतल होना चाहिए और प्रत्येक दिशा में कम से कम आधा किलोमीटर तो फैला होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है आर्थिक तत्व। व्यापारिक उड़ान के लिए सर्वाधिक आधार अन्य प्रकार के परिवहन के समान ही होता है। सामान और यात्रियों की चढ़ाई उतराई वहीं पर होती है और वायुयान सेवा की पर्याप्त मांग हो तथा जहाँ यात्रियों, डाक और सामान की पूर्ति हो। जहाँ यात्री नहीं है तो वहाँ हम वायुयान की सेवाएं लेकर के कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आती है अपनी विश्व के वायु मार्ग, मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत है। मेन वायु मार्ग, पहला अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक वायु मार्ग, जिसको हमने इंटर कॉन्टिनेंटल ग्लोबल एयर रूट्स, ये सबसे लंबे हवाई यात्राओं के मार्ग हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायुमार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा वायुमार्ग है। एक्सक्यूज मी। सेकेंड है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ मार्ग, जो प्रशांत महासागर को होकर पार करता है। महाद्वीप पे वायु मार्ग एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच वायु मार्ग, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्राग, वार्सो, ये वाले मार्ग आते हैं। अब आते हैं अपन तीसरा नंबर राष्ट्रीय वायु मार्ग पे, जो कि नेशनल है, सिर्फ राष्ट्र के अंदर किसी भी देश के अंदर लंबी दूरी की यात्राओं को तय करने के लिए बनाया गया मार्ग है। जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सेकेंड है लेनिनग्राड, मॉस्को, नोवोसिबिर्स्क, इरकुत्स्क, व्लादिवोस्टॉक आदि। ठीक है। अब विश्व के प्रमुख वायु मार्ग, प्रिंसिपल एयर रूट्स जो है वो कौन कौन से हैं? ये जो अफ्रीका के मेन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो मेन रूट्स हैं उनके बारे में अपन इसमें समझेंगे। तो पहला है नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज। ये अफ्रीका के अटलांटिक तट के साथ साथ डॉकर का बार्थ ट्रस्ट तक जाता है। वहाँ से ये मार्ग अटलांटिक महासागर को पार करके ब्राज़ील के पेर्नाछस को नगर पहुँचता है। वहाँ से एक मार्ग चिली में सेंटियागो तक जाता है और अटलांटिक महासागर के किनारे संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुमार्ग पेर्नाम्को को हो जाता है। यूरोप से एक दूसरा मार्ग लंदन से शैनन, गैडर, ओटावा होता हुआ न्यूयॉर्क को जाता है। अन्य मार्ग जो हैं वो पेरिस से लिस्बन, एजोर्स, बारामूडा होता हुआ न्यूयॉर्क पहुंचता है। एक और अन्य मार्ग स्टॉकहोम से ओस्लो, रेकाजिविक, गेंडर
और ओटावा होता हुआ न्यूयॉर्क को जाता है। सेकंड है यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच के मार्ग, जो कि ब्रिटिश वायु मार्ग लंदन से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, एथेंस, सिकंद्रिया, काहिरा, फिर गाज़ा, बगदाद, बहरीन, शिराज, कराची, जोधपुर, नई दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, रंगून, बैंकॉक, पेनांग, सिंगापुर, बैटविया, डार्विन, ब्रिस्बेन, सिडनी होता हुआ मेलबर्न तक जाता है। रूस में मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक एक नया मार्ग भी खोला गया है। और इसके बाद ये देखिए आप विश्व की प्रमुख वायुमार्ग, जो प्रमुख वायुमार्ग हैं विश्व के, उनको आप देख सकते हैं इस मानचित्र में। क्लियर है, आपको वह समझ में आ जाएगा। इंटरनेशनल एयर रूट्स। तीसरे नंबर पे अब आता है अपना यूरोप तथा अफ्रीका के बीच का वायुमार्ग। इस मार्ग पर इटली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश वायुयानों का नियंत्रण है। अफ्रीका के महत्वपूर्ण मार्ग ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार में है। ब्रिटिश वायुयान साक्ष्य हैम्पटन से आरंभ होकर भूमध्य सागर के पास शिवांस्टेरिया तक जाते हैं, सिकंदरिया तक जाते हैं, और फिर सिकंदरिया से ये मार्ग सीधे खार्तूम को जाता है, और फिर वहाँ ये 2 दिशाओं या शाखाओं में बढ़ जाता है। यह शाखा पश्चिम में लाओस तक जाती है और दूसरी शाखा जो है दक्षिण में केप टाउन तक। चौथा जो रूट है वो है अमेरिका और एशिया के बीच का वायुमार्ग। इस वायुमार्ग का मार्ग प्रशांत महासागर के लिए संयुक्त राज्य के वायुमार्ग द्वारा, यह जो है इसमें देखिए ये वर्ल्ड रूट है, वर्ल्ड मैप है, यात्रा की जाती है। और ये मार्ग सैन फ्रांसिस्को से आरंभ होता है और प्रशांत महासागर के मध्य होनोलुलु, मिडवे द्वीप, बैंक द्वीप, मनीला होता हुआ कैप्टन तक जाता है। एक दूसरा मार्ग सिडनी से ऑकलैंड, फिजी इधर होता हुआ जाता है, और वहाँ से फिजी, सिडनी, एक दूसरा सिडनी, ऑकलैंड, फिजी, होनोलुलु, सैन फ्रांसिस्को भी जाता है। फिर वहाँ से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया नगर की कैपिटल वैंकूवर तक जाता है। और तीसरा मार्ग जो है वो है सैन फ्रांसिस्को से अलास्का होकर टोक्यो तक जाता है। समझ आया आपको? तो ये अपना एयर रूट्स थी। वैसे तो एयर रूट्स और भी अलग अलग है, जैसे शिकागो, व्लादिवोस्टॉक और ये सब अलग अलग हैं, लेकिन जो बेसिक्स है वो मैंने आपको समझा दी है, बता दी है। अब रही भारत की दशा, तो आपको मैं बता दूं कि भारत में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में हुआ था, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम जो है विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। वर्तमान समय में भारत का वायु अनुबंध लगभग 103 देशों के साथ है। और आपको मैं बताऊं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत में अभी कई सेवाएं शुरू की गई थी वायु की, जो कि भारत के अंदर आपने देखा काफ़ी जो सेवाएं थी, उनमें से कई थी कि आपने देखा वो संयुक्त उड़ान सेवाएं जो शुरू की थी, उनमें कई सेवाएं ऐसी थी जो नई प्रारंभ की गई, और उनमें कई ऐसी थी जो फ्री थी, जैसे कि आपने सुनाई होगा कि उड़ान योजना, जिसमें एनसीआर ने शुरू की थी, उड़े देश का आम नागरिक। एक तो ये थी, एक थी हमारी सब उड़े सब जुड़े, विंग्स 2017, है ना। तो ये जो नीतियां हैं, ये जो सेवाएं हैं, ये बाद में शुरू की थी। फिर पर पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर जो शुरू हुआ था वो 19 जून 2017 को अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति ने काबुल से नई दिल्ली के मध्य एयर फ्रेट कॉरिडोर फ्लाइट का शुभारंभ किया था। ये भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर रहा है।
तो बहुत सी बातें हैं इसमें आपको बताने के लिए। और लास्ट में आपसे मैं कहूँगी कि हम इन सब का श्रेय सबसे पहले जो जाता है वो राइट ब्रदर्स को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले उड़ान का विचार हम सबको दिया था। तो आशा करती हूँ मेरा ये टॉपिक, मेरा ये सब्जेक्ट, मेरा ये चैप्टर, मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेंगे, जानकारी लेंगे, ताकि आपकी कई क्वारीज पूरी हो सके। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू चिल्ड्रन, बहुत अच्छी बात है एंड धन्यवाद। आप आगे अब अगला जो अपना इसी के अंदर कंटिन्यूशन है वो है हमारा वाटरवेज, उसकी जानकारी लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।